नमस्कार साथियों, जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन। साथियों, भारतीय इतिहास के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था मुगल साम्राज्य और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मुगल बादशाह जहांगीर के बारे में। इससे पहले के वीडियोज़ में मुगल बादशाह बाबर, हुमायूं तथा अकबर के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियोज़ मैं नियमित रूप से आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ ये आपकी तैयारी के लिए पर्याप्त तथा सफलदायक सिद्ध होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर करें तथा यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाएं ताकि मेरे द्वारा हर बुधवार तथा शनिवार को प्रातः 9 बजे जो वीडियो प्रस्तुत किए जाते हैं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मुगल बादशाह जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल था 1605 से 1627 ईस्वी। जहांगीर का जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि जहांगीर का जन्म कहाँ हुआ या किस मुगल बादशाह का जन्म शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ। तो जहांगीर का। जहांगीर के पिता का नाम अकबर था। जहांगीर की माता का नाम हरखाबाई था जो मरियम उजमानी के नाम से जानी जाती हैं। और ये हरखाबाई कौन थी? आमेर के शासक भारमल की पुत्री थीं। अब बात आती है जहांगीर के बचपन का नाम। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। अब अकबर के द्वारा बाल्य अवस्था में जहांगीर को किस नाम से जाना जाता था? तो अकबर इनको बुलाते थे शेखू बाबा के नाम से। अब बात करेंगे जहांगीर के विवाह के बारे में। तो जहांगीर का प्रथम विवाह जो हुआ था वो 1585 में मानबाई के साथ हुआ था। और ये मानबाई कौन थी? आमेर के शासक भगवंत दास की पुत्री थी और मान सिंह की बहन थी। मानबाई से ही खुसरो का जन्म हुआ था जो आगे चलकर विद्रोह करने पर जहांगीर के द्वारा अंधा करवा दिया गया था। अब देखिए साथियों, मानबाई को ही शाह बेगम का पद भी प्राप्त था और इस मानबाई ने सलीम की आदतों से दुखी होकर अफीम खाकर आत्महत्या कर ली थी। तो ये प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस बेगम ने सलीम की आदतों से दुखी होकर आत्महत्या कर ली थी? तो वो थी मानबाई। जहांगीर का दूसरा जो विवाह किया था वो किया था इन्होंने जगत गोसाई के साथ जो जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध रही हैं और मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थी जगत गोसाई। जगत गोसाई से ही खुर्रम शाहजहां की प्राप्ति हुई थी और यही खुर्रम जो है वो जहांगीर के पश्चात शाहजहां के नाम से मुगल बादशाह बना था। जोधाबाई को मल्लिका ए जहां की उपाधि प्राप्त थी। जहांगीर के सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षक थे वो थे अब्दुल रहीम खान खाना। जहांगीर की अन्य राजपूत रानी जिसका उल्लेख मिलता है वो थी करमसी। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है मेहरुनिसा। ये जहांगीर की मुस्लिम पत्नी थी और मेहरुनिसा नामक विधवा से 1611 में जहांगीर ने विवाह किया था। और ये मेहरुनिसा कौन थी? यह ईरान के निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी। इसका विवाह अली कुली बेग इस्तगालू जो शेर अफगान के नाम से जाने जाते थे नामक सैनिक से हुआ था और 1611 में विधवा होने के पश्चात जहांगीर ने इसके साथ विवाह किया था। जहांगीर ने मेहरुनिसा को नूर महल की उपाधि दी थी। इसके अलावा कौन कौन सी उपाधियां जहांगीर ने जो है मेहरुनिसा को प्रदान की थी वो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान में रखिए नूर महल जिसका शाब्दिक तात्पर्य होता है राजमहल की रोशनी। एक इसकी उपाधि थी नूर जहां जिसके नाम से ये प्रसिद्ध हुई हैं जिसका शाब्दिक तात्पर्य है संसार की रोशनी। और एक उपाधि दी थी बादशाह बेगम या पदम हिशी। अगली बात आती है जहांगीर का राज्याभिषेक। तो जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था 3 नवंबर 1605 को। 3 नवंबर 1605 को आगरा के किले में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था। जहांगीर ने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीरी
बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जहांगीर ने अपने राज्याभिषेक के बाद किस नाम के अध्यादेश जारी किए। तो जिस नाम के अध्यादेश जारी किए थे उनका नाम था दस्तूर उल अमल। शासक बनते ही जहांगीर ने 12 घोषणाएं की जिन्हें आईन जहांगीरी कहा जाता है। तो शासक बनते ही जहांगीर ने जो 12 घोषणाएं की थी उन्हें किस नाम से जाना जाता है? आईन जहांगीरी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए साथियों, इसमें आपको ये 12 घोषणाएं जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये 12 घोषणाएं आपको याद होनी चाहिए क्योंकि प्रश्न आ जाता है कि आईन जहांगीरी में कौन सी घोषणा शामिल थी या नहीं थी। तो पहली है जकात तमगा मीर बहरी करों का निषेध कर दिया गया। सड़कों पर चोरी तथा डकैती के नियम जहांगीर ने बनाए। मृत व्यक्तियों की संपत्ति पर उत्तराधिकार संबंधी नियम जहांगीर ने बनाया। उत्तराधिकारी न होने पर संपत्ति सार्वजनिक कार्यों में व्यय की जाएगी। शराब तथा अन्य नशीली वस्तुओं के उत्पादन व बिक्री पर जहांगीर ने रोक लगा दी। संपत्ति पर बलपूर्वक अधिकार करने पर रोक लगा दी गई। घरों की कुर्की तथा सजा के रूप में अंग विच्छेद का निषेध कर दिया गया। चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया गया। गुरुवार व रविवार को पशु वध पर निषेध कर दिया गया। ये आप ध्यान में रखना है आपको, गुरुवार और रविवार ये 2 ऐसे दिन थे जिस दिन पशु वध पर निषेध जहांगीर के द्वारा किया गया था। रविवार के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया जहांगीर ने। जागीर मनसबों का प्रमाणीकरण कर दिया गया। मदते माश अथवा एमा भूमि का प्रमाणीकरण कर दिया गया और कैदियों को आम माफी जहांगीर के द्वारा दे दी गई। इसके अलावा देखिए साथियों, जहांगीर ने नाक तथा कान काटने के दंड को अवैध घोषित किया। तो ये भी परीक्षाओं में प्रश्न आ चुका है, किस मुगल बादशाह ने नाक तथा कान काटने के दंड को अवैध घोषित किया? तो वो किया था जहांगीर ने। अब आगे हम बात करेंगे जहांगीर की धार्मिक नीति के बारे में। तो धार्मिक नीति के बारे में देखिए साथियों, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो मैंने आपके सामने लिखे हैं ये जहांगीर की धार्मिक नीति से संबंधित हैं और इन पॉइंट्स से ही परीक्षाओं में प्रश्न बनेगा। तो हर पॉइंट को आप ध्यान से सुनिए। अगर आपने नोट्स बनाने का विचार किया है तो वीडियो को आप पहले सुनिए, इसके बाद में नियमित रूप से पॉज करते हुए आप महत्वपूर्ण बातों को नोट्स के माध्यम से अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। देखिए, जहांगीर ने अपने पिता अकबर की धार्मिक नीति को जारी रखा। जहांगीर ने 1612 में पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। तो ये प्रश्न आता है कि किस मुगल बादशाह ने पहली बार हिंदुओं के त्यौहार रक्षाबंधन को मनाना प्रारंभ किया? तो वो किया था जहांगीर ने 1612 में। जहांगीर ने श्रीकांत नामक हिंदू को हिंदुओं का जज नियुक्त किया। तो हिंदुओं का जो न्यायाधीश जो नियुक्त किया था वो किसको किया था? श्रीकांत को। जहांगीर ने वृंदावन में चैतन्य संप्रदाय के मंदिरों को दान दिया। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं इनमें से प्रश्न पूछा जाता है, आप ध्यान में रखिएगा। जहांगीर ने गो हत्या निषेध नियम को जारी किया। जहांगीर जदरूप नामक हिंदू से अत्यधिक प्रभावित था। तो किस हिंदू से सर्वाधिक प्रभावित था? तो वो था जदरूप। और श्रीकांत कौन था जिसे जहांगीर ने हिंदुओं का जज नियुक्त किया था? अब देखिए, रविवार अकबर का जन्म दिवस था। रविवार अकबर जहांगीर के पिता थे। तथा बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार का दिन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस दिन राज्यरोहण हुआ था जहांगीर का। और इन दोनों दिनों को साम्राज्य में पशुवध बंद करने की जहांगीर ने आज्ञा दी। जहांगीर ने राजौरी के हिंदुओं को दंडित किया। अब देखिए साथियों, प्रश्न आता है कि जहांगीर के द्वारा राजौरी के हिंदुओं को दंडित क्यों किया गया? तो कारण पूछा जाता है क्योंकि ये जो राजौरी थे ये मुस्लिम लड़कियों से विवाह करके उन्हें हिंदू बना लेते थे। कांगड़ा के किलों को जीतकर गाय कटवाकर जहांगीर ने जश्न बनाया। तो ये जहांगीर की धार्मिक कट्टरता का प्रमाण है कि उसने कांगड़ा के किलों को जीत लिया और जीतने के पश्चात गाय कटवाकर जश्न मनाया। पुर्तगालियों से युद्ध के समय राज्य के सभी गिरिजाघरों को बंद करवा दिया। अजमेर के वरा मंदिर की मूर्तियों को तालाब में जहांगीर के द्वारा फेंकवा दिया गया। अब देखिए, बात आती है सिद्धि चंद की। तो ये सिद्धि चंद कौन थे? ये प्रसिद्ध जैन संत थे। इन्हें जहांगीर ने नादिर जहां की उपाधि प्रदान की थी। तो जहांगीर के द्वारा नादिर जहां की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? सिद्धि चंद को। जहांगीर ने एक बार जैनियों से नाराज होकर उन्हें गुजरात छोड़कर चले जाने का आदेश दिया।
तो जैनियों से नाराज होकर गुजरात छोड़कर चले जाने का आदेश क्यों दिया जहांगीर ने? तो इसका कारण था जैन संत मान सिंह ने जहांगीर का शासन 2 वर्ष में समाप्त होने की भविष्यवाणी की थी। अगला बिंदु है, जहांगीर ईसाई धर्म से सर्वाधिक प्रभावित था तथा इसने अपने पोत्रों की शिक्षा की देखरेख की जिम्मेदारी ईसाई मिशनरियों को सौंप दी थी। अब बात आती है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, फादर जेवियर। फादर जेवियर कौन थे? ये पुर्तगाली पादरी थे। जहांगीर ने इनसे ईसाई धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। तो जहांगीर के जो शिक्षक थे वो अब्दुल रहीम खानखाना थे, और जहांगीर ने किससे ईसाई धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी? तो उत्तर आ जाएगा फादर जेवियर। 1610 में पादरियों ने दानियाल के पुत्र को ईसाई बना दिया, परंतु जहांगीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। ये ईसाई धर्म के प्रति जहांगीर की प्रभावकारिता का प्रतीक है। मुगल साम्राज्य में पिता के विरुद्ध विद्रोह करने की प्रथा का प्रारंभ जहांगीर से ही हुआ था। तो मुगल साम्राज्य में आपने देखा होगा, बाबर के बाद हुमायूं बना तो हुमायूं ने कोई विद्रोह नहीं किया था, नहीं अकबर के द्वारा विद्रोह किया गया था हुमायूं के विरुद्ध। तो पहली बार पिता के विरुद्ध पुत्र के द्वारा विद्रोह करने की जो प्रथा प्रारंभ हुई थी वो कहाँ से प्रारंभ हुई थी? जहांगीर से। अगली बात वेरी इंपॉर्टेंट है, जहांगीर के शासनकाल में आने वाले विदेशी यात्री। ये परीक्षाओं में आई बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला है विलियम हॉकिंस। यह इंग्लैंड सम्राट जेम्स प्रथम का दूत था और ये आगरा आया था। 1608 से 1611 तक ये भारत में रहा था। यह सूरत में उतरने वाला सबसे पहला अंग्रेज कप्तान था। तो सूरत में उतरने वाला सबसे पहला अंग्रेज कप्तान था विलियम हॉकिंस। प्रथम अंग्रेज जिसने जहांगीर से व्यापार हेतु फरमान प्राप्त करने के लिए भेंट की, परंतु पुर्तगालियों के विरोध के कारण जहांगीर ने इसे व्यापार की स्वीकृति नहीं दी थी। जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को 400 का मनसब भी प्रदान किया था। तो विलियम हॉकिंस से संबंधित ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। इन पॉइंट्स से संबंधित ही परीक्षाओं में प्रश्न बनता है। दूसरा है विलियम फिंच। यह हॉकिंस के साथ अगस्त 1608 में सूरत पहुंचा था। इसने अधिक प्रमाणिक तरीके से मनुष्यों, जानवरों, पौधों, शहरों, किलों, धार्मिक विश्वासों आदि का वर्णन किया है, जो किसी अन्य यात्री के द्वारा नहीं किया है। अब देखिए, विलियम फिंच एकमात्र ऐसा विदेशी यात्री है जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि एकमात्र विदेशी यात्री जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया था वो कौन था? वो था विलियम फिंच। अब देखिए, विशेष बात जो आपको नोट करनी है, जहांगीर ने अपनी प्रेमिका अनारकली के लिए लाहौर में एक कब्र बनवाई तथा उस पर लिखवाया कि यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो कयामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता। तो ये कथन आपको ध्यान में रखना है, जहांगीर के द्वारा ये कथन दिया गया था अपनी प्रेमिका अनारकली के लिए। अगले विदेशी यात्री जो जहांगीर के काल में आए वो थे निकोलस विंथीगटन। निकोलस विंथीगटन जो है वो 1612 में सूरत आए थे और इनका कथन जो है ये आपको ध्यान में रखना है। इनके अनुसार राजपूतों में सती प्रथा का बहुतायत में प्रचलन था। मतलब राजपूत जाति में सती प्रथा जो थी उसका काफ़ी हद तक प्रचलन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट विदेशी यात्री है सर टॉमस रो। इंग्लैंड सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत थे। ये 1615 से 1619 तक भारत में रहे थे। 14 जनवरी 1616 में अजमेर में पहली बार सर टॉमस रो जहांगीर से मिले थे। जहांगीर ने सर टॉमस रो को खान की उपाधि प्रदान की थी। इसे सर्वप्रथम अंग्रेजों के लिए भारत में व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त हुई। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले मुगलों के द्वारा किसने भारत में ब्रिटिश व्यापार की आज्ञा को प्राप्त किया? तो भारत में अंग्रेजी व्यापार की आज्ञा जो प्राप्त की थी वो की थी जहांगीर से सर टॉमस रो के द्वारा। और पूर्वी द्वीपों की यात्रा, ये सर टॉमस रो के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है पूर्वी द्वीपों की यात्रा, और इस ग्रंथ में मुगल दरबार के षड्यंत्र तथा धोखाधड़ी का वास्तविक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अब हम बात करेंगे साथियों नूरजहां के बारे में। इसके बारे में निश्चित रूप से प्रश्न परीक्षाओं में बनता है। 1611 से 1622 तक का जो समय है वो नूरजहां युग के नाम से जाना जाता है। आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं, इसका वास्तविक नाम मेहरुनिशा था। ये मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी। ये माता का नाम अस्मत बेग था और 1611 में जहांगीर ने इससे विवाह किया था। नूरजहां ने राजनीति से प्रभावित होकर नूरजहां गुट, जिसे जुनता गुट भी कहा जाता है, का गठन किया था
और इस नूरजहां गुट में 5 सदस्य थे। ये पांचों सदस्यों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे मेन तो नूरजहां खुद थी जो गुट की मुखिया थी। इसके बाद में मिर्ज़ा गयास बेग इस गुट के सदस्य थे जो नूरजहां के पिता थे, राज्य का दीवान भी थे ये, और एतमाउद्दौला की उपाधि भी इन्हें प्राप्त थी। इसके अलावा अस्मत बेगम इस गुट में शामिल थी। अस्मत बेगम नूरजहां की माँ थी और इत्र का आविष्कार जो है वो अस्मत बेगम के द्वारा किया गया था। ये भी परीक्षाओं में प्रश्न आता है, इत्र का आविष्कार किसने किया था? अस्मत बेगम ने। इसके अलावा नूरजहां का भाई जो था आसफ खां, वो भी इस गुट में शामिल था, और आसफ खां जो था उसने अपनी पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम का जो विवाह है वो किया था खुर्रम से। तो आसफ खां ने अपनी पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह किसके साथ किया था? खुर्रम से किया था। और पांचवा जो सदस्य था इस जुनता गुट का या नूरजहां गुट का, वो था खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहां के नाम से मुगल बादशाह बना। अगला है, मुगल साम्राज्यों में से एकमात्र नूरजहां का नाम ही मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर उत्कीर्ण मिलता था। तो जितनी भी साम्राज्ञियाँ हुई हैं उनमें एकमात्र नूरजहां का नाम ही मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर उत्कीर्ण मिलता है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आगे देंगे आपको इस वीडियो में। नूरजहां की मृत्यु 8 फरवरी 1645 को लाहौर में हुई। नूरजहां को उसके पति की कब्र के पास रावी नदी के तट पर दफन कर दिया गया। अगली बात करेंगे जहांगीर के शासनकाल में होने वाले विद्रोह। तो सबसे पहला जो विद्रोह की बात करेंगे अपन वो करेंगे खुसरो का विद्रोह। जहांगीर के शासक बनते ही उसके पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया था और खुसरो को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का आशीर्वाद प्राप्त था तथा मानसिंह व अजीज कोका का भी परोक्ष रूप से खुसरो को समर्थन प्राप्त था। तो खुसरो ने जहांगीर के शासक बनते ही विद्रोह कर दिया था। खुसरो जो था जहांगीर का पुत्र था और ये पंजाब आ गया था। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था इसने और मानसिंह व अजीज कोका का इसको समर्थन भी प्राप्त था। अब देखिए क्या हुआ, 1606 में युद्ध हुआ, बहरावल का युद्ध। ये जो बहरावल स्थान है ये पंजाब में जालंधर के निकट है और इसी बहरावल के युद्ध में जहांगीर ने खुसरो को पराजित किया, वह उसे अंधा करवा दिया और आगे चलकर 1622 में खुर्रम शाहजहां ने खुसरो की हत्या भी करवा दी थी। युद्ध के बाद जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण राजद्रोह के आरोप में मृत्युदंड दे दिया था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि जहांगीर के द्वारा किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया गया? तो 5वें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव को दिया गया था और कारण पूछ लिया जाए तो खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण। अब बात करेंगे जहांगीर के पुत्रों की। तो सबसे पहला नाम आता है खुसरो का और ये खुसरो किसका पुत्र था? आमेर के शासक भगवंत दास की पुत्री मानबाई से उत्पन्न हुआ था खुसरो। और इसी मानबाई ने जहांगीर की जो बुरी आदतों के चलते अफीम खाकर आत्महत्या कर ली थी। दूसरा है खुर्रम। खुर्रम की उत्पत्ति हुई थी जगत गोसाई से, जिनको जोधाबाई के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ के उदय सिंह की पुत्री थी जोधाबाई या जगत गोसाई। तीसरा पुत्र है परवेज, इसका जन्म साहिबा ए जमल से हुआ था। चौथा था शहरयार, इसका जो जन्म है शहरयार का जन्म जहांगीर की एक रखेल से हुआ था। यह आपको ध्यान में रखना है, जहांगीर की रखेल से किसकी उत्पत्ति हुई थी? शहरयार की। अब देखिए साथियों, नूरजहां का जो भाई था आसफ खां, इसने अपनी पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम जो मुमताज़ के नाम से प्रसिद्ध है का विवाह खुर्रम से करवाया था। इसके अलावा नूरजहां जो थी उसने 1621 में शेरे अफगान से उत्पन्न अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह शहजादा शहरयार से करवाया। तो ये नूरजहां जो गुट था इसमें आगे चलकर टकराव क्यों आया? क्योंकि एक और नूरजहां तो जो है वो शहरयार के साथ अपनी पुत्री का विवाह करना चाह रही थी और दूसरी ओर इसका नूरजहां का जो भाई था आसफ खां, वो अपनी पुत्री का विवाह जो है वो खुर्रम के साथ करना चाह रहा था। इसी वजह से जो है ये आगे चलकर नूरजहां गुट, जिसको जुनता गुट भी कहा जाता है, इसका दमन हो गया। अब देखिए साथियों, नूरजहां गुट या जुनता गुट में दरार पड़ने का कारण, तो कारण मैं आपको बता चुका हूं। आसफ खां तथा नूरजहां दोनों ही अपने दामादों को बादशाह बनाने की साजिश रचने लग गए थे। नूरजहां का पिता मिर्जा गयास बेग तथा माता अस्मत बेगम फारस के रहने वाले थे और ये दोनों अकबर के काल में भारत आए थे। गयास बेग को जहांगीर ने
एतमाउद्दौला की उपाधि प्रदान की थी। ये आपको ध्यान में रखना है। और नूरजहां के बचपन का नाम जो था वो था मेहरू निसा। नूरजहां जहांगीर के साथ झरोखा दर्शन करती थीं। तो नूरजहां के बारे में कुछ बातें जो शेष रह गई थी वही बातें मैं आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं कि जहांगीर के साथ झरोखा दर्शन करती थी नूरजहां। सिक्कों पर जहांगीर के साथ नूरजहां का नाम भी मिलता है। शाही आदेशों पर जहांगीर के साथ नूरजहां की भी मुहर लगती थी, वह हस्ताक्षर भी होते थे। नूरजहां ने श्रृंगार वस्त्रों व गहनों की नई फैशन चलाई। नूरजहां ने बड़ी चतुराई से महावत खां के विद्रोह को विफल कर दिया और जहांगीर को मुक्त कराया। तो महावत खां ने जो है वो जहांगीर को बंदी बना लिया था और नूरजहां ने बड़ी चतुराई से जो है वो जहांगीर को महावत खां के चुंगल से छुड़वा लिया था। इसकी अपन आगे बात करेंगे। जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहां को 2 लाख सालाना पेंशन देकर लाहौर भेज दिया गया। यहीं पर 8 फरवरी 1645 को नूरजहां की मृत्यु हुई थी। अगला बिंदु हम लेंगे जहांगीर के शासनकाल में साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार में सबसे पहले अपन बात करेंगे मेवाड़ पर आक्रमण। मेवाड़ के इतिहास में ये बात आपको विस्तार से बता दी गई है मेवाड़ पर आक्रमण के संबंध में। तो जहांगीर ने सर्वप्रथम मेवाड़ के विरुद्ध सैनिक अभियान किया था। जहांगीर ने मेवाड़ पर 4 अभियान किए थे। 1605 में शहजादा परवेज के नेतृत्व में अभियान किया था। 1608 में महावत खां के नेतृत्व में मेवाड़ पर अभियान किया। 1609 में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में मेवाड़ पर अभियान किया और 1615 में खुर्रम या शाहजहां के नेतृत्व में जहांगीर ने मेवाड़ पर अभियान भेजा। तो ये क्रम आपको 4 ध्यान में रखने हैं। 1605 में परवेज, 1608 में महावत खां, 1609 में अब्दुल्ला खां और 1615 में खुर्रम। अब देखिए साथियों, अंततः खुर्रम के सैनिक दबाव तथा परिस्थितियों के आगे झुकते हुए 1615 में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह तथा मुगलों में संधि हुई। और संधि के कौन कौन से प्रावधान थे तो देखिए, पहला प्रावधान है राणा अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। मुगलों के 15,000 सैनिक छोड़ दिए गए। राणा ने अपने पुत्र कर्ण सिंह को मुगल दरबार में भेजने की स्वीकृति दी। इसे 5,000 जात व सवार का मनसब भी दिया गया। किसी भी स्थिति में अमर सिंह ने यह स्वीकार नहीं किया कि वो स्वयं मुगल दरबार में उपस्थित होगा। उसने क्या कहा, मेरे स्थान पर मेरा पुत्र कर्ण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित होगा। और कर्ण सिंह को ही 5,000 जात व सवार का मनसब दिया गया था। मेवाड़ का मुगलों द्वारा जीता गया क्षेत्र व चित्तौड़ का किला इस शर्त पर राणा अमर सिंह को वापस दिया गया कि चित्तौड़ के किले का दुर्गीकरण नहीं होगा। तो मुगलों ने ये स्वीकार कर लिया कि चित्तौड़ का जो किला है वो मेवाड़ के क्षेत्राधिकार में ही रहेगा, लेकिन शर्त यह है कि मेवाड़ का कोई भी महाराणा जो है वो चित्तौड़ के किले का दुर्गीकरण नहीं करेगा। इस संधि की महत्वपूर्ण बात यह रही कि मेवाड़ से कोई वैवाहिक संबंध स्थापित करने पर जोर नहीं दिया गया। मेवाड़ से संधि जहांगीर की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस संधि से राणा अमर सिंह को इतनी ग्लानि हुई कि उसने राजपाट को त्याग कर युवराज कर्ण सिंह को सौंप दिया तथा स्वयं नो चौकी नामक स्थान पर अपना शेष जीवन बिताने चला गया। तो राजपाट त्याग दिया इन्होंने इस संधि के पश्चात। इतना इन्हें ग्लानि महसूस हुई, शर्मसार हो गए और इन्होंने अपना राजपाट त्याग कर अपने बेटे कर्ण सिंह को मेवाड़ की सत्ता सौंप दी और खुद कहाँ चले गए, राजसमंद झील पर स्थित है ये पाल, नो चौकी पाल, यहाँ इन्होंने अपना शेष जीवन बिताया था। जहांगीर ने अमर सिंह तथा कर्ण सिंह की संगमरमर की 2 मूर्तियां बनवाकर आगरा के महल के बगीचे में रखवाई थीं। अब देखिए, दूसरे साम्राज्य विस्तार का पॉइंट है अहमदनगर से संधि। तो ये दक्षिणी विजय थी अहमदनगर। जहांगीर ने अहमदनगर को जीतने का प्रयास किया, किंतु अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर ने बड़ी बहादुरी व साहस से मुगल सेना का सामना किया। और ये मलिक अंबर जो था ये अबिसिनियाई दास था। खुर्रम ने 1617 में अहमदनगर पर आक्रमण किया, लेकिन बीजापुर की मध्यस्थता से अहमदनगर व मुगलों में संधि हो गई। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसकी मध्यस्थता से अहमदनगर तथा मुगलों के मध्य संधि हुई, तो वो बीजापुर की मध्यस्थता से अहमदनगर व मुगलों के मध्य संधि संभव हो गई। मुगलों से मुकाबला करने के लिए मलिक अंबर ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई तथा मराठों को भी सेना में भर्ती किया। तो गुरिल्ला युद्ध जो पद्धति जो है वो मलिक अंबर की ही देन है दक्षिणी भारत में, और इसी ने मराठों को भी सेना में व्यापक स्तर पर भर्ती किया। दक्षिण में गुरिल्ला युद्ध को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता था, तो ये कहा जाता था बारगीगिरी। ये भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है।
अहमदनगर विजय पर जहांगीर ने शाहजहां को खुर्रम तथा बीजापुर के राजा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को फर्जंद या पुत्र की उपाधि दी। तो खुर्रम को शाहजहां की जो उपाधि दी थी जहांगीर ने, वो अहमदनगर विजय के पश्चात ही दी थी। इसके अलावा बीजापुर का जो शासक था जिसके कारण मध्यस्थता हुई थी, तो उसका शासक था बीजापुर का इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। तो ये भी प्रश्न आता है कि जहांगीर ने किसे फर्जंद की उपाधि दी थी, फर्जंद मतलब पुत्र, तो बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। तीसरा है खुर्रम का विद्रोह। 1622 में जहांगीर ने खुर्रम को कंधार पर चढ़ाई करने का आदेश दिया। तो जहांगीर ने खुर्रम को कंधार पर चढ़ाई करने का आदेश दिया, किंतु 1622-23 में शाहजहां ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को महावत खां, जिनका वास्तविक नाम था जमान बेग, के द्वारा दबाया गया। अब देखिए साथियों, खुर्रम के द्वारा विद्रोह क्यों किया गया। जब जहांगीर ने शाहजहां को कंधार पर आक्रमण का आदेश दिया, तो जवाब में शाहजहां ने मांग की कि वह कंधार पर चढ़ाई तभी करेगा जब उसे संपूर्ण पंजाब तथा रोहतासगढ़ का किला प्रदान किया जाएगा। जहांगीर ने खुर्रम की यह मांग स्वीकार नहीं की और बदले में खुर्रम या शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अगला है कांगड़ा के दुर्ग पर अधिकार। जहांगीर ने 1620 में पंजाब की पहाड़ियों में स्थित कांगड़ा के दुर्ग पर अधिकार कर लिया तथा कांगड़ा को लाहौर के सूबे में मिला लिया। तो कांगड़ा को अलग से कोई प्रांत नहीं बनाया, इसे लाहौर के प्रांत में ही शामिल कर लिया गया। 1622 में फारस के शाह अब्बास ने जहांगीर से कंधार को छीन लिया। यह इंपॉर्टेंट है, फारस के शाह अब्बास ने जहांगीर से कंधार छीन लिया था। अतः जहांगीर ने शाहजहां को कंधार पर चढ़ाई करने का आदेश दिया था। जहांगीर का काल इतिहास के पन्नों में कंधार किला खोज देने के कारण कलुषित काल के रूप में जाना जाता है। तो जहांगीर का जो काल है वो साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में कलुषित काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि जहांगीर के काल में ही पहली बार मुगलों ने कंधार का किला खो दिया था। 1626 में महावत खां ने विद्रोह कर जहांगीर को बंधक बना लिया। महावत खां को अमीर उल उमरा पद प्राप्त था। नूरजहां ने चतुराई से जहांगीर को महावत खां के चुंगल से छुड़वाया। तो देखिए, जहांगीर के साम्राज्य विजय तथा विद्रोहों का क्रम जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो क्रम मैंने एक साथ लिख दिया है। सबसे पहले मेवाड़ की संधि 1615 में, अहमदनगर की संधि जो हुई थी वो 1617 में, कांगड़ा के दुर्ग पर अधिकार कब किया, 1620 में। शाह अब्बास जो फारस के शासक थे, इन्होंने मुगलों से कंधार छीना था 1622 में। खुर्रम ने विद्रोह कब किया, 1622-23 में। और महावत खां ने विद्रोह कब किया, 1626 में। 28 अक्टूबर 1627 को जहांगीर की लाहौर में मृत्यु हो गई। तो प्रश्न आता है जहांगीर का मकबरा। तो जहांगीर का जो मकबरा है वो है शाहदरा, लाहौर में, रावी नदी के किनारे। अगला है जहांगीर फारसी व तुर्की भाषाओं का अच्छा ज्ञाता था। तो कौन सी भाषाओं का अच्छा ज्ञाता था जहांगीर, फारसी तथा तुर्की। और इसने अपनी आत्मकथा जो लिखी है तुजुके जहांगीरी, या जिसको कहा जाता है जहांगीरनामा, ये किस भाषा में लिखी है, तो आप उत्तर देंगे फारसी भाषा में। जहांगीर ने तुजुके जहांगीरी में अपने शासन के 16 वर्षों का इतिहास लिखा है। इसके बाद के 3 वर्षों का इतिहास मोतबिंद खां ने पूरा किया। और अंत में तुजुके जहांगीरी को किसने पूरा किया, तो उत्तर आएगा मोहम्मद हादी ने। तो ये तीनों ही जो प्रश्न हैं वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रारंभिक जो इतिहास लिखा गया वो जहांगीर ने स्वयं लिखा है। इसके बाद 3 वर्षों का इतिहास मोतबिंद खां ने लिखा। और इसका समापन किसने किया है तुजुके जहांगीरी ग्रंथ का, तो वो किया है मोहम्मद हादी ने। जहांगीर के काल में विलियम फिंच तथा फ्रांसिस्को पेलसार्ट भारत आए थे। तो ये विदेशी यात्री भी आपको ध्यान में रखना है। फ्रांसिस्को पेलसार्ट किसके काल में भारत आया था, जहांगीर के काल में। अब देखिए साथियों, जहांगीर आम का शौकीन था। अब आपको थोड़ी सी बात विचित्र लगेगी, लेकिन ये परीक्षाओं में आ चुका है कि वह मुगल बादशाह जो आम का शौकीन था, जिसने व्यापक स्तर पर आम के फल के बगीचे लगवाए थे। तो आम का शौकीन था जहांगीर। जहांगीर प्रथम बादशाह था जिसने सिक्कों पर अपनी तस्वीर खुदवाई। तो सिक्कों पर अपनी तस्वीर खुदवाने वाला पहला बादशाह कौन था, जहांगीर। अब आपको विशेष बात जो ध्यान में रखनी है कि जहांगीर से पूर्व इनके पिता अकबर ने 1601 में असीरगढ़ विजय की स्मृति में कुछ चांदी के सिक्के चलवाए थे, और जिनमें अकबर एक बाज के साथ घोड़े पर चढ़ा हुआ दिखाया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है असीरगढ़ विजय के संदर्भ में। अकबर ने अपने शासनकाल के 50वें वर्ष में 1605 में कुछ सिक्के चलाए जिन पर राम व सीता की मूर्ति के साथ देवनागरी लिपि में राम सिया लिखा हुआ है। तो ये भी परीक्षा में प्रश्न आता है
कि राम सिंहा प्रकार के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे, तो ये चलाए गए थे अकबर के द्वारा। जहांगीर ने सर्वप्रथम मराठों के महत्व को समझकर उन्हें मुगल अमीर वर्ग में शामिल किया। तो मराठों के महत्व को समझने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था, तो वो था जहांगीर। और जहांगीर ने ही मराठों को मुगल अमीर वर्ग में शामिल किया था। और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मराठे सख्त जन हैं तथा मुल्क में विरोध का केंद्र हैं। ये कथन आपको ध्यान में रखना है, जहांगीर के द्वारा मराठों के संदर्भ में दिया गया कथन है ये। नूरजहां ने आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया। तो मिर्जा गयास बेग जो नूरजहां के पिता थे, उनका मकबरा है ये, और ये कहाँ स्थित है, आगरा में। और किसने बनवाया, तो ये बनवाया था नूरजहां ने। यह पच्चीकारी व सफ़ेद संगमरमर के कारण प्रसिद्ध है। कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है। एतमादुद्दौला का मकबरा मुगल काल में संगमरमर के प्रयोग का पहला उदाहरण है। इस मकबरे में पहली बार पीटरा डोरा का प्रयोग भारत में हुआ था। तो प्रश्न आता है, भारतीय इतिहास का पहली इमारत या मकबरा जिसमें पीटरा डोरी शैली का प्रयोग हुआ है, तो वो है एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में नूरजहां द्वारा निर्मित। आगे चलकर ताजमहल में पीटरा डोरा का वृत्त स्तर पर प्रयोग हुआ है। ताजमहल से मुमताज के तथा एतमादुद्दौला मकबरे से नूरजहां के सूक्ष्म नारीवाद की झलक मिलती है। अब देखिए, जहांगीर के शासनकाल के 3 प्रांतीय हिंदी शासक कौन कौन थे। तो 3 प्रांतीय हिंदी शासक थे, जो हिंदू शासक कह सकते हैं हम, वो थे मान सिंह, विक्रमादित्य और कल्याण सिंह। और ये कल्याण सिंह कौन था, ये अकबर के नौरत्न टोडरमल का पुत्र था। अगला है 1619 में जहांगीर ने शेख अहमद सरहिंदी को गिरफ्तार किया। तो शेख अहमद सरहिंदी को गिरफ्तार क्यों किया जहांगीर ने, तो उसका कारण था वह पाखंडी था और वह ये दावा करता था कि आध्यात्मिक क्षेत्र में वह प्रथम 3 खलीफाओं से आगे है। जहांगीर के काल में अफगानों को पुनः मनसबदारों की श्रेणी में शामिल किया गया। यह आपको ध्यान में रखना है, किस मुगल बादशाह के काल में अफगानों को पुनः मनसबदारों की श्रेणी में शामिल किया गया था, तो जहांगीर के काल में किया गया था। अगला है, भारतीय मुसलमान जिन्हें शेख ज़ादा कहा जाता था, उन्हें भी मनसबदारों का पद जहांगीर के काल में मिलने लगा। तो शेख ज़ादा के नाम से कौन जाने जाते थे, भारतीय मुसलमान। इनको भी मनसबदारों का पद जहांगीर के काल में मिलना प्रारंभ हो गया था। सूरदास ने जहांगीर के संरक्षण में ही सूरसागर ग्रंथ की रचना की थी। जहांगीर के व्यक्तित्व का सबसे प्रमुख गुण देखिए साथियों क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। सबसे प्रमुख गुण था जहांगीर का, जहांगीर की न्यायप्रियता। तो कौन सा मुगल बादशाह न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध रहा है, तो वो है जहांगीर। न्याय के लिए बादशाह से फरियाद करने का अधिकार जहांगीर व शाहजहां ने प्रदान किया। जहांगीर ने न्याय की जंजीर स्थापित की और इस न्याय जंजीर द्वारा न्याय प्रदान करने का अभिनव प्रयोग किया, जो शाहजहां के समय भी चलता रहा। जहांगीर के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा अवगुण, तो गुण तो है न्यायप्रियता और अवगुण या बुराई है अत्यधिक शराब पीना। जहांगीर के काल में तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आता है, तंबाकू की खेती किस मुगल बादशाह के काल में प्रारंभ हुई, तो जहांगीर के काल में। और प्रश्न आता है कि तंबाकू जो है वो किसके द्वारा भारत लाया गया था, तो तंबाकू 1605 में पुर्तगालियों के द्वारा जहांगीर के काल में भारत लाया गया था। इसके नुकसान से बचने के लिए जहांगीर ने 1617 ईस्वी में तंबाकू निषेध का कानून जारी किया। जहांगीर के काल में पुरुषों में कान छिदवाकर रत्न तथा गहने पहनने का फैशन भी प्रारंभ हुआ। जहांगीर ने हिंजड़ों के व्यापार पर रोक लगाने का प्रयास किया तथा कुछ कष्टप्रद चुंगियों तथा करों को भी खत्म कर दिया। तो साथियों, ये था आज का वीडियो, जो पूरी तरह से जहांगीर के शासनकाल तथा इसके द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों से संबंधित रहा है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो जहांगीर के संदर्भ में प्रश्न गलत होने की संभावना न के बराबर है। तो साथियों, जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक इसी तरह से अपना स्नेह देते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहें, अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि प्रत्येक बुधवार तथा शनिवार को सुबह 9 बजे मेरे द्वारा प्रस्तुत वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।